अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज हमने कुछ एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम को देख के आप किस तरह से किसी गिवन कंपाउंड या गिवन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल का जो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है कि आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं आप उनका कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो देखेंगे तो सबका एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होगा। तो आप एक गिवन एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर प्रेजेंट पीक को एनालाइज करेंगे, उन पीक्स को जो है वो रेफरेंस के साथ कंपेयर करेंगे और उसके रिज़ल्ट में आपको जो है वो इंटरप्रेट हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम और आपको उसके रिज़ल्ट में पता चलेगा कि ये स्पेक्ट्रम जो है वो कौन से मॉलिक्यूल का है। जैसे हमारे पास कुछ जो है वो रेफरेंस दिए हुए होते हैं। अगर आपका जो है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम में कोई पीक जो है वो सपोज करें 8 टू 30 वैल्यू के दरमियान जो है वो आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये ऐसी कार्बन की है जो कि अल्केन का जो है वो हिस्सा है, मतलब अल्काइल कार्बन है। इसी तरह 15 टू 55 भी होती हैं, तो ये CH2 की जो कार्बन होती है, मतलब मिथाइलिन जैसे हो गई। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है जैसे 20 से 40 तक आ गई है, तो ये हो सकता है कि वो कार्बन है जो कि आयोडीन के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। या सपोज़ करें हमारे पास 150 टू 170 की वैल्यू है, तो मोस्टली प्रॉबेबली ये जो है ना कार्बन का नाइट्रोजन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो जाए। इसी तरह अगर आपके पास कोई एसिडिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे, या आपके पास कोई ईस्टर वगैरह हैं, तो ये मोस्टली 165 से 185 के दरमियान जो है वो वैल्यूज़ देते हैं। अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो 190 से 220 के दरमियान ये वैल्यूज़ देते हैं। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस टेबल होता है जिसको देख के और हम अपने कार्बन 13 के एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो पीक्स आती हैं वो पीक्स जिन वैल्यूज़ पे आती हैं उन वैल्यूज़ को हम इनके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें पता चलता है कि ये पीक जो है वो कौन से ग्रुप की वजह से जो है वो आई है। तो आज हम जो है वो डिफरेंट एनएमआर स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द एथेनॉल। तो एथेनॉल का हमारे पास कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। अगर आप एथेनॉल का स्ट्रक्चर जो है उसको देखें तो एथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन है और एक जो है वो OH ग्रुप है। ये हमारे पास एथेनॉल का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और इसी तरह फोर्थ साइड्स पे भी ये कार्बन के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो ये एक कार्बन 1 की जो है हमने सारी इन्वायरमेंट देखा कि कार्बन 1 जो है वो 2 साइड से हाइड्रोजन के साथ, एक साइड से OH ग्रुप के साथ या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, और दूसरे फोर्थ साइड पे जो है ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है। सेकंड कार्बन को अगर आप देखें तो ये 3 जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ कनेक्टेड है और एक जो है ये कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो हम इसका मतलब है कि हमारे पास एथेनॉल के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है, तो दोनों जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। इनमें से कोई भी कार्बन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, हर एक का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हमें 2 पीक्स जो है वो अपीयर होनी चाहिए। तो कार्बन 13 स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपको 2 पीक ही अपीयर हो रही है। अब आपने इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी पीक कार्बन 1 की वजह से और कौन सी पीक जो है वो कार्बन 2 की वजह से है। जैसे हम प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो पीक को एनालाइज करते हुए ये बात जो है वो याद रखते थे कि अगर आपका एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है तो वो डी शील्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और हमने देखा था कि जब भी आपका एटम जो है कार्बन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहेंगे, कार्बन के अराउंड जो है ना इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कार्बन का जो न्यूक्लियाई है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी, तो उस वक्त उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी पीक जो है ये हमें हायर केमिकल शिफ्ट पे अपीयर होगी। तो क्योंकि आपका कार्बन 1 हाईली डी शील्डेड है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए जो 58 की पीक है वो कार्बन 1 की वजह से है। और इस तरह हमें एक और पीक अपीयर हो रही है 18 ppm पे, तो ये पीक जो है ये कार्बन 2 की वजह से है, क्योंकि कार्बन 2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कंपैरेटिवली जो है वो शील्डेड है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 18 ppm पे अपीयर हो रही है। तो ये हमारे पास जो है कार्बन 13 का NMR स्पेक्ट्रम है। तो जब भी आपको NMR स्पेक्ट्रम दिया गया हो, सबसे पहले आपने गिवन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने NMR एक्टिव जो है वो एटम है। जैसे हम कार्बन 13 पढ़ रहे थे तो कार्बन
देखने हैं कि हमने कितने कार्बन है इसके अंदर जो कि डिफरेंट है। तो हमने देखा 2 ही कार्बन है और 2 ही डिफरेंट है और हम 2 पीक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे NMR स्पेक्ट्रम के अंदर भी 2 पीक ही अपीयर हुई हैं। फिर हमने ये डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सी पीक कौन से कार्बन की वजह से है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका कौन सा एटम जो है वो शील्डेड है और कौन सा डी शील्डेड है। तो जो एटम आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होता है वो डी शील्डेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 था, ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्टेड था तो ये डी शील्डेड हो गया था और इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो हायर केमिकल शिफ्ट पे हमें अपीयर हुई है मीन 58 पे, और कार्बन 1 जो है इसकी 18 ppm पे अपीयर हुई है।